स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी ने टीम 9 के साथ की है बैठक। ट्रिपल टी की मंत्र से कमजोर हुआ वायरस। कोविड पॉजिटिविटी रेट घटकर 0.8% हुआ है। रिकवरी दर 96.10 तक पहुंच गया है। 24 घंटों में 2287 केस सामने आए हैं। 7,902 लोग ठीक हुए हैं। टेस्टिंग में यूपी पहले नंबर पर बरकरार है। 1 जून से मेगा वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। वैक्सीनेशन निर्माता कंपनियों के संपर्क में रहें। पात्रों को राशन सुविधाजनक ढंग से प्राप्त हो। नवनियुक्त शिक्षक प्रमाण पत्र का कार्य तेज हो। शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए, ये कहना है मुख्यमंत्री का। लापरवाह अस्पतालों पर कार्रवाई हो, सीएम योगी की तरफ से कहा गया है। गौ आश्रय स्थलों में भूसा चारा का प्रबंध रहे। मरीजों को फंगस का इलाज आसानी से मिल सके। कोरोना मरीजों की हर मांग को पूरा करें, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। उपयोगी दवाओं का अभाव नहीं हो। सीएम हेल्पलाइन नंबर पर सक्रियता रहे। मरीजों से परिजनों की बातचीत आसानी से हो। ऑक्सीजन प्लांट की मॉनिटरिंग होती रहे। होम आइसोलेट मरीजों का पूरा ख्याल रखा जाए और मेडिकल किट वितरण व्यवस्था सुचारू रहे। जरूरतमंदों को फूड पैकेट दिया जाए। थर्ड वेव को लेकर प्रोएक्टिव नीति पर जोर दें। खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से। सीएम योगी ने टीम 9 के साथ बैठक की है। ट्रिपल टी की मंत्र से कमजोर हुआ वायरस। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। एसके वाजपेयी, जो बैठक हुई है, क्या कुछ फैसले निकल कर आए हैं और जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया उसको लेकर क्या अपडेट निकल कर आ रही है? बिल्कुल, अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रत्येक 24 घंटे की तरह आज भी टीम 9 के साथ बैठक की थी और प्रदेश के सभी विषयों को लेकर वृहद चर्चा की, जिसके बाद आगे का दिशा निर्देश जारी किया है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उत्तर प्रदेश में पिछले अगर हम 24 घंटों की बात करेंगे तो 7,900 के करीब नए केसेस निकल के सामने आए हैं और नए मरीज जो हैं वो डिस्चार्ज हो गए हैं और 2200 के करीब में नए केसेस निकलकर सामने आए, 2287। तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ट्रिपल टी फार्मूला जो है वो लगातार ये दिखा रहा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना कम हो रहा है और रिकवरी रेट बढ़ रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश के रिकवरी रेट की बात करेंगे तो 96.10% है। वहीं अगर हम पॉजिटिविटी देखेंगे तो वो 1% से भी नीचे आ गई है। 0.8% जो आज की नई आई है उसमें 0.8% से कम हो चुकी है। तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश में ट्रिपल टी का फार्मूला लगातार काम कर रहा है। जहां तक कोरोना कर्फ्यू का सवाल है, हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में आज चर्चा जरूर हुई, लेकिन अभी इस पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े कम हुए हैं, अब केवल 46,000 एक्टिव केस पूरे उत्तर प्रदेश भर में बचे हुए हैं और जो रिकवरी रेट है वो 96.10% चल रहा है। तो निश्चित है कि ये संतोषजनक है, लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार ने सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है जिसमें यह कहा गया है कि पूरी सावधानी और सतर्कता जून के महीने में भी बरती जाए, तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश सरकार अनलॉक व्यवस्था लागू कर सकती है। मतलब कोरोना कर्फ्यू के जो गाइडलाइन है, जो दिशा निर्देश है, उसमें कुछ राहत मिल सकती है। मतलब कुछ चीजों को प्रतिबंधों के साथ छूट दी जा सकती है। हालांकि अगर हम वर्तमान में बात करेंगे तो चाहे वो आबकारी विभाग की दुकानें हो या आवश्यक सेवाएं हो या जो खाद्य की दुकानें हैं, जो जनरल स्टोर्स हैं, उनको कुछ देर के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से खोलने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है और बहुत संभव है कि कुछ और संस्थाओं को भी अनुमति प्रतिबंधों के साथ दी जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोरोना का ग्राफ सीधे तौर पर गिरा है। लेकिन ये महत्वपूर्ण होगा कि जो भी लोग इस दौरान काम करेंगे या किसी तरीके की जो छूट मिलेगी उसमें जो गाइडलाइन है उसका पूरी तरीके से पालन करना होगा। और जो तीसरी लहर है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने आज अफसरों को निर्देशित किया है कि वो चाहे वो पीकू हो या फिर एनआईसीयू हो, उनके जो निर्माण चल रहे हैं विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस में, बड़े हॉस्पिटल्स में, उनको तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाए और पूरी तरीके से इस पर काम किया जाए। जो ब्लैक फंगस को लेकर लगातार लखनऊ में जो टीम बनाई गई है, जो पीजीआई नोडल अस्पताल पूरे प्रदेश भर का बनाया गया है, उनके विशेषज्ञों की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, जो दवाइयों के नाम दिए जा रहे हैं, उनकी उपलब्धता सभी अस्पतालों में निश्चित की जाए, उसके निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। साथ ही साथ अगर हम उन लोगों की बात करें जिनका व्यापार या अपना कामकाज इस पूरे कोरोना कर्फ्यू के दौरान प्रभावित हुआ है, ऐसे लोगों के लिए भी मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि उनके भरण पोषण की व्यवस्था की जाए। केंद्र सरकार की तरफ से जहां मई जून का राशन दिया जा रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार जून, जुलाई और अगस्त का राशन देने के निर्देश दे चुकी है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ठीक है। एसके वाजपेयी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।
और खबरों में आगे बढ़ो उससे पहले आपको बता दें, अलीगढ़ से बड़ी खबर है। अपडेट क्या है वो हम आपको बता दें। शराब कांड में फिर बढ़ा है मौतों का आंकड़ा। जहरीली शराब से 36 लोगों की मौत हुई है। सीएम ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए हैं। आरोपियों पर 50-50 हजार के इनाम घोषित किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अलीगढ़ शराब कांड में फिर बढ़ा है मौतों का आंकड़ा। जहरीली शराब से 36 लोगों की मौत हो गई है। 28 मई 2021 अलीगढ़ में शराब पीने से 25 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। और उसके बाद अपडेट क्या है वो हम आपको बता दें। 31 मार्च 2021 प्रतापगढ़ में शराब पीने से 8 लोगों की मौत हुई। तो जहरीली शराब ने कहां कहां कितने लोगों की जान ली है। 11 मई 2021 आजमगढ़ और अंबेडकर नगर में शराब ने 22 से ज़्यादा लोगों की जान ली है। तो नकली शराब पीने से सब होता है। चित्रकूट में शराब ने 4 लोगों की जान ली है। यानी कि जहरीली शराब पीने से चित्रकूट में 4 लोगों की मौत हुई थी। अलीगढ़ में शराब पीने से 25 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। यह 28 मई 2021 की हम बात कर रहे हैं। तो जहरीली शराब से कहां पर कितने लोगों की मौत हुई है प्रदेश में वो हम आपको बता रहे हैं। और अलीगढ़ की बात करें तो अब ये मौतों का आंकड़ा 36 पहुंच गया है। 36 लोगों की मौत हो गई है जहरीली शराब पीने से। फिलहाल सीएम ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं और आरोपियों पर 50-50 हजार का इनाम भी घोषित किया गया है। और कहां कहां कितनी मौतें हुई हैं ये जहरीली शराब पीने से वो हम आपको बता रहे हैं। और अलीगढ़ से हमारे संवाददाता योगेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। योगेंद्र, अभी क्या कुछ अपडेट है, वहां पर क्या कुछ चल रहा है, एक बार तफसील से समझाइए और बताइए। देखिए, जिस तरीके से कल से जहरीली शराब पीने के बाद मौतों का आंकड़ा आना शुरू हुआ था, लगातार वो बढ़ता ही जा रहा है। रात जो 12 बजे तक पोस्टमार्टम हुए हैं वो करीब 22 के करीब हुए हैं, जिसमें 22 लोगों की डेथ हुई है। उसके बाद आज सुबह तक, अभी तक भी जब हम पोस्टमार्टम हाउस पर गए थे तो वहां पर 13 के करीब डेड बॉडी ऐसी थी जो पोस्टमार्टम के लिए लाइन में लगी थी। इस तरीके से लगभग 35 के करीब जो आंकड़ा है वो होने की संभावना है जो मृतकों का है, क्योंकि ये ऑफिशियल आंकड़ा जब जारी करेंगे जब इन सबके पोस्टमार्टम हो जाएंगे। क्योंकि अधिकारियों का कहना है कि कुछ इसमें जो कोरोना मरीज मरे हुए उनकी भी वो भी हो सकते। तो और इन सब के साथ साथ जो हमारी पुलिस अधिकारियों से बात हुई है, पुलिस अधिकारियों का इस वक्त बिल्कुल सही राह पर पुलिस अधिकारी चल रहे हैं। कारण जो इसका गेम का मास्टरमाइंड है वो एक अनिल चौधरी है, जो 2008 में असीम अरुण जी ने काफी बड़ी मात्रा में नकली शराब बनाते हुए पकड़ी थी, जिसमें वो भी एक आरोपी था। जब असीम अरुण जी का ट्रांसफर यहाँ से हो गया तो उसके बाद वो सारा मामला रफा दफा हो गया और वो उससे बिल्कुल बरी हो गया। केवल जो उसके वहां के कुछ कर्मचारी थे वो पकड़े गए। इसी तरीके से जो ये इसका कार्य क्षेत्र है खैर, और जो दूसरा है वो है ऋषि मुनि। तो ऋषि मुनि का कार्य क्षेत्र इधर जवाहर शेरत की तरफ था। हाँ। इस पर भी कई बार इसके मुकदमे दर्ज हो चुके हैं जो नकली शराब बनाने के। चुनाव में भी हुए थे कई बार हुए, लेकिन ये अपने पैसे के बल पे हर बार बच जाते थे। मैं आपसे यही समझना चाह रहा था योगेंद्र, एक बात हमें समझाइए कि लगातार लोग पकड़े जा रहे हैं, जो ये शराब माफिया हैं वो पकड़े जा रहे हैं, नकली शराब बना रहे हैं। आज जब 36 लोगों की 35 लोगों की जान चली गई, उसके बाद फिर से कार्रवाई की बात की जा रही है। क्या गारंटी है ये फिर से ये काम नहीं करेंगे? इनको रोकना क्या इतनी बड़ी चुनौती है? देखिए, शराब बनाते हुए पकड़े जाना इसमें कोई बहुत बड़ी सजा नहीं। तो बेशक से लोग मर जाते हैं, लेकिन इस पर हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होता है। ये एक मामूली धाराएं हैं जो आबकारी अधिनियम की हैं, उसमें जो ये अनिल चौधरी है और जो ऋषि मुनि है इनके खिलाफ मुकदमे हुए तो जेल भी कई बार नहीं गए। जो अनिल चौधरी, लक्ष्मण राय यहाँ पे एक इंस्पेक्टर थे इगलास में, जिन्होंने इगलास में बड़ी मात्रा में नकली शराब की खेप बरामद की थी। उसमें जो अनिल चौधरी के पिताजी हैं उनका नाम दर्ज किया गया था, लेकिन वो भी जेल नहीं गए। कोई भी आदमी इसमें जेल नहीं जाता। और ये क्या काम करते हैं, जैसे ये तो ब्लैक लिस्टेड, मतलब अनऑफिशियली ब्लैक लिस्टेड होगी। और इस टाइम क्या है कि जो शराब है, जो शराब की लॉटरी निकलती है, तो लॉटरी निकलने में क्या करते हैं, अपने 10 आदमियों के 50 आदमियों के नाम डलवा देते हैं। अच्छा। उनका सबका पैसा ये लगाते हैं। अच्छा। उसके बाद क्या होता है,
जिस की लॉटरी निकल जाती है, हाँ। उसको ये पैसे देते हैं कि तू घर बैठ, तेरी दुकान हम चलाएंगे। अच्छा। और वो आदमी घर बैठता है, और ये जितने शराब माफिया हैं, जो 2-3 हैं, जिन पर पुलिस ने अब की बार हाथ डाला है, वो आराम से इस सिंडिकेट को काम करते रहते हैं। और उसी को देख करके ये जो शराब का वो है माफिया, ये अपना काम करता रहता है। अगर मान लीजिए आज जो दुकानें पकड़ी भी गई, तो उसमें कार्रवाई उन दुकानदारों के ऊपर होगी, इनके ऊपर नहीं। हाँ। ये तो पुलिस ने पकड़ती है। अब पुलिस क्या जांच करती है, क्या इन पर आरोप लगाती है, ये उसके बाद पता चलेगा। नहीं, लेकिन योगेंद्र एक बात समझाइए आप, पहले तो दोनों के नाम एक बार फिर से दर्शकों को बताइए, जो वहां के इतने बड़े शराब माफिया हैं और जो ये काम को अंजाम दे रहे हैं, इस काम को अंजाम दे रहे हैं, उनके नाम एक बार फिर से बताइए दर्शकों को। और क्या अब गलत तो गलत है ना, चाहे जो भी हो इसके पीछे उसको सजा मिलनी चाहिए। आबकारी विभाग क्यों नहीं पहले से ठेके सील कर रहा था? क्यों नहीं इस बात का पता चल पाया कि इसके पीछे नकली शराब आ रही है? क्या ये मतलब इसमें मिली भगत भी है क्या? देखिए, कोई भी काम, जो भी काम है, वो बगैर सरकारी अधिकारी की मर्जी के नहीं हो सकता। हाँ। इसमें इतना मोटा पैसा आता है शराब में कि अगर पिछले कार्यकाल में जो पिछला इसका कोरोना काल था, लगभग 45 दिन तक शराब की दुकानें बंद रही, ठीक है। उसके बाद भी एक आदमी ने दुकान छोड़ी होगी, सब प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो आबकारी विभाग वालों की हरियाणा की शराब बिकवाने में या किसी भी चीज को बिकवाने में बहुत बड़ी सबकी मिली भगत रहती है। अब आपने, सरकार ने अगर मान लो 4-5 सस्पेंड भी कर दिए, क्या ऋषि मुनि, क्या अनिल चौधरी और ये जो विपिन यादव है, क्या आबकारी विभाग वालों की नजर में नहीं था कि सारी दुकानों का मैनेजमेंट ये संभालते हैं और आबकारी विभाग के जो भी अधिकारियों को जो लेन देन करना होता है वो यही लोग करते थे, और जो दुकानदार मालिक है वो घर बैठ के केवल मंथली लेता रहता था। बहुत शुक्रिया योगेंद्र सिंह, तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और जहरीली शराब ने अलीगढ़ में अब एक बार फिर से कहर बरपाया है। यहां के 4 थाना क्षेत्रों में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की तादाद अब 36 पहुंच गई है। शहर से मौतों के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और आरोपियों पर NSA लगाने का आदेश दिया है। उधर पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। अलीगढ़ में जहरीली शराब ने छीनी 35 से ज्यादा जिंदगियां। जिला आबकारी अधिकारी समेत 5 पर गिरी गाज। आरोपियों पर NSA लगाने का आदेश। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मामले में 5 आबकारी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं जहरीली शराब कांड के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 आरोपी फरार हैं, जिन पर 50-50 हजार का इनाम घोषित कर दिया गया है। सीएम योगी ने आरोपियों पर NSA लगाने का आदेश दिया है। ACS आबकारी संजय R भूसरेड्डी ने न्यूज 1 इंडिया को बताया कि कई आबकारी अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसमें हम लोगों ने 3 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है जी, तथा विभागीय कार्रवाई प्रचलित कर दी है, जिसमें वहां के जिला आबकारी अधिकारी श्री धीरज शर्मा है अलीगढ़ के, वहां के आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 3 अलीगढ़ के वहां के निरीक्षक आबकारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार यादव है जी, और वहां के जो प्रधान आबकारी सिपाही है क्षेत्र 3 अलीगढ़ के अशोक कुमार, इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई अमल में लाई गई है। आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने न्यूज 1 इंडिया से कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है। अपने विभाग के तो सैकड़ों लोग अभी भी सस्पेंड पड़े हुए हैं, और जितनी कठोर कार्रवाई सरकार में हुई है पिछली सरकारों में कभी नहीं हुई। बहुत वर्षों का बिगड़ा हुआ हाल है, उसे ठीक करने में कुछ समय लग रहा है, लेकिन हम किसी भी कीमत पर अपराधियों को नहीं बख्शेंगे। गौरतलब है कि अलीगढ़ में पहले भी कई बार देशी शराब को पैक करने, दूसरे राज्यों की शराब बेचने के कई मामले सामने आ चुके हैं। इसलिए घटनास्थल से मिली शराब की
खाली बोतलों की भी जांच हो रही है, जिसमें थोड़ी सी शराब बची रह गई है। जांच इस बात की भी हो रही है कि कहीं कोई और सरकारी ब्रांड की पैकिंग निजी स्तर पर तो नहीं कर रहा, कोई राजस्व की चोरी कर सरकार को करोड़ों का चूना तो नहीं लगा रहा। इसलिए जो भी मौके से मिला है वो सब जांच के दायरे में है। दरअसल ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अवैध शराब का धंधा स्थानीय प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत से ही चलता है और पैसों के लालच में स्थानीय दुकानदार या शराब माफिया इसमें मिलावट करते हैं, जिसका अंजाम आम जनता को भुगतना पड़ता है। जरूरत है ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए अलीगढ़ से योगेंद्र की रिपोर्ट। बाराबंकी से एक बड़ी खबर आ रही है। अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी में 510 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। जिले में संचालित शराब दुकानों पर वैधता की जांच शुरू। अलीगढ़ शराब कांड के बाद की जा रही है कार्रवाई। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर है, बाराबंकी से अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है और पुलिस ने 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। शासन से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसमें हम लोग वैसे भी औचक निरीक्षण करते रहते हैं, जो है हमारे आबकारी की जो दुकानें हैं उनका। और आज जो विशेष एक अभियान चलाया गया है, 2 दिनों का एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अधिकांश जो हमारे होलसेलर्स हैं वहाँ पर भी और जो हमारे फुटकर विक्रेता हैं, इन दोनों जगहों पर औचक छापेमारी की कार्रवाई करके स्टॉक का सत्यापन किया जा रहा है और जो वितरण हो रहा है उसको भी चेक किया जा रहा है। इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है, सभी को निर्देशित किया जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई अनियमितता इसमें न मिला जाए। गाजियाबाद से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर येलो फंगस से पहली मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गाजियाबाद से आ रही है। येलो फंगस से पहली मौत हुई है। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई है मरीज की मौत। हर्ष ENT अस्पताल में भर्ती था मरीज। कुछ दिन पहले मिले थे येलो फंगस के लक्षण। मेरे पास एक पेशेंट एडमिट था जिसका नाम कुंवर सिंह था। वो संजय नगर का रहने वाला था, संजय नगर गाजियाबाद में आता है। वो एडवोकेट थे पेशे से। उनको येलो फंगस था। येलो फंगस जिस दिन उसको डिटेक्ट हुआ था तो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि येलो फंगस वाइट और ब्लैक फंगस से ज़्यादा खतरनाक होता है। वही मेरे सामने आया है जो मैंने देखी हैं रिपोर्ट्स। उसको सेप्टिसीमिया हुआ है, उसको न्यूट्रोपीनिया हुआ है और उसके बाद उसके हार्ट पे असर हुआ है और उसको हार्ट अटैक हुआ है। ये हम अभी नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि उसका MRI नहीं हुआ था कि उसके ब्रेन में वो येलो फंगस पहुंचा या नहीं पहुंचा, लेकिन ये ज़रूर है कि स्कल बेस के आसपास ये येलो फंगस मिलता है। एक दूसरा मरीज़ जो हमारे पास मैक्स हॉस्पिटल से आया है, उसको भी येलो फंगस देखने में आया है जो कि स्कल बेस के पास है। तो येलो फंगस डेफिनेटली वाइट और ब्लैक फंगस से ज़्यादा खतरनाक है। मेरे पास एक पेशेंट एडमिट था जिसका नाम कुंवर सिंह था। यादराम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा बातचीत करने के लिए। यादराम, ये एक अच्छे संकेत नहीं है, येलो फंगस से एक मौत हुई है गाजियाबाद में। जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद का हर जिसको जो यहाँ के मशहूर ENT हैं DPT वो चलाते हैं, पहले उन्होंने ही दावा किया था कि गाजियाबाद के अंदर ब्लैक फंगस है और इसके चलते यहाँ पर मरीज है जो उनका इलाज चल रहा था इन्हीं के क्लिनिक पर, उनकी मौत हुई है। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि जो फंगस है वो सिर्फ फंगस होता है, उसको कलर के नाम से ना जाना जाए क्योंकि लक्षण सबके बिल्कुल सेम है। लेकिन चूंकि बिल्कुल यादराम भारती, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और नोएडा के फेलिक्स अस्पताल में 24 घंटे चलने वाला वैक्सीनेशन सेंटर और ड्राइव थ्रू शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर जिला अधिकारी सुहास LY, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक ओहरी और जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर नीरज त्यागी मौजूद रहे। फेलिक्स अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर DK गुप्ता ने बताया है कि ये भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला वैक्सीनेशन सेंटर है, जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि ड्राइव थ्रू के शुरू होने से वो लोग भी वैक्सीन के लिए आ सकेंगे जिन्हें अब तक सेंटर जाते समय कोरोना होने का डर सता रहा था। बहुत सफलता से फेलिक्स हॉस्पिटल में ये ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर शुरू हो रही है। 24/7 वैक्सीनेशन सेंटर शुरू हो रही है। मैं हॉस्पिटल के पूरे टीम को बधाई देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि जनपद वासियों के लिए ये बहुत अच्छी उपलब्धि होगी
ये अच्छे माहौल में उनको एक हैसल फ्री वैक्सीनेशन, क्योंकि आप देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध नगर में जब ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन शुरू किया गया था तो बहुत आज तक बहुत सफलता से वो चल रही है। अतः जो जनता की डिमांड है अधिकाधिक वैक्सीनेशन कराने के लिए, खासतौर पर युवाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए, सबको वैक्सीन उपलब्ध हो। और जुलाई के अंत तक हमारा लक्ष्य है कि जितने भी नागरिक हैं, जितने भी परिवार हैं, उनमें से कम एक डोज तो लग जाए। ये नोएडा में एक बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है, जहां पर 24/7 वैक्सीनेशन स्टार्ट किया गया है। आपको बताना चाहूँगी कि नोएडा सेक्टर 135 में फिलिप्स हॉस्पिटल में 24/7 ड्राइव टू वैक्सीनेशन स्टार्ट किया गया है। सर, आपने 24/7 वैक्सीनेशन स्टार्ट किया है, क्या आपका उद्देश्य है? देखिए, हमारा जो हॉस्पिटल है वो नॉन कोविड हॉस्पिटल है, सेक्टर 137 में स्थित है नोएडा के। और हमारा उद्देश्य, हमारा विजन मिशन यही है कि नोएडा वासियों को, गौतम बुद्ध नगर के जितने जिले के लोग हैं उन सबको, और दिल्ली एनसीआर के लोग हैं उन सबको वैक्सीनेट करना है। जल्द से जल्द 80% ज़्यादा लोग को वैक्सीनेट कर सकें, सो दैट हम लोग हर्ड इम्यूनिटी को ला सकें। और यही मिशन और इसी विजन के साथ हम लोग आगे काम करें। सर, जिस तरीके से वैक्सीनेशन लग रहा है, तो लोगों के स्लॉट बुक किए हैं, उन्हीं को लग रहा है कि विदाउट स्लॉट भी यहाँ पर वैक्सीनेशन लग पाएगा? अभी जो है प्री रजिस्ट्रेशन के साथ लग रहा है, बट जल्दी ही हम इसको वॉकिंग स्टार्ट करेंगे, सो दैट जो लोग टैक्स से भी नहीं है, जो लोग इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते, जिनको मोबाइल यूज़ करना नहीं आता, जो ओल्ड एज लोग हैं, जो गाँव वाले लोग हैं, उनके लिए हम वॉकिंग स्टार्ट करेंगे जल्दी ही। आपको और यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्हें वैक्सीन लग गई है, मैं उन लोगों से भी बात करना चाहूँगी कि सर, आप वैक्सीन लगवाने यहाँ पर आए हैं, कैसे लग रहा है? क्योंकि ड्राइव थ्रू की काम यहाँ पर की गई है, 24/7 यहाँ पर वैक्सीनेशन लगेगी, तो क्या आप लोगों को लगता है कि सभी को यहाँ पर ईजिली अवेलेबल हो पाएगी? क्योंकि अभी ये लोग बोल रहे हैं कि बिना स्लॉट के भी यहाँ पर वैक्सीनेशन लगेगा। देखिए, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि वैक्सीनेशन यहाँ पर लगाया जा रहा है और लोग यहाँ पर खुश भी हैं कि बिना स्लॉट के जब वैक्सीनेशन मिलेगा तो गांव देहात के लोगों को भी एक आसानी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं। बलिया से मैं प्रिया राणा, नोएडा में एक। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।